Hi, hello everyone. Welcome or welcome back to my YouTube channel. I am CA Neha Datta, and in today's video, I'll be talking about few of the important points regarding the resumes, technical skills, and soft skills considering Big Four in mind. So without further ado, let's get into the video. तो कल मैं कुछ मेल्स चेक कर रही थी, मेरे पास एक मेल आई थी जिन्होंने स्पेसिफिकली हेडिंग में मेंशन कर रखा था दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट इनटू बिग फोर. हेयर आई एम अटैचिंग माई रिज्यूमे, प्लीज़ इसको कहीं रेफर कर दीजिएगा. सो आई थॉट टू चेक अ रिज्यूमे फर्स्ट. टू माई सरप्राइज ही वॉज अ फ्रेशर बट हिज रिज्यूमे वॉज ऑफ 3 पेजेस. 3 पेज के रिज्यूमे की ज़रूरत फ्रेशर को नहीं होती है, क्योंकि आप एक बात बताइए, आप फ्रेशर हैं, अभी आपने ज़्यादा काम नहीं करा है, आपके पास जो कंपनी एक्सपीरियंस देख रही है वो रेलेवेंट एक्सपीरियंस अभी आपके पास नहीं है, तो 3 पेज के रिज्यूमे की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है. उनका रिज्यूमे बड़ा इसलिए हो गया था क्योंकि पहली चीज़ उन्होंने नीचे मेंशन करी थी डिक्लेरेशन कि ऊपर जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो सब कुछ सही है, बट आजकल वो डिक्लेरेशन आपको उसमें डालने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि इट्स सो इम्प्लाइड कि आपने पूरा रिज्यूमे अपना लिखा है तो ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन ठीक ही होगी. तो आप पहले वो हटाइए अगर आप डिक्लेरेशन लिखते हैं तो. दूसरी चीज़ उनके में पर्सनल इन्फॉर्मेशन मेंशन थी, जैसे कि उनका फादर्स नेम, उनका जेंडर क्या है अपना, उनका डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, मैरिटल स्टेटस, ये सब इन्फॉर्मेशन जान के कंपनी क्या करेगी है. तो आपको ये समझना है कि रिज्यूमे आपका सेलिंग पॉइंट है कि कंपनी क्यों आपको प्रेफरेंस दे बाकी कैंडिडेट्स के मुकाबले. तो आपको उसमें बहुत ही रेलेवेंट और क्रिस्प इन्फॉर्मेशन डालनी है. तो कैसे बनाना है रिज्यूमे? सबसे पहले आप ऊपर अपना नाम डाल सकते हैं, ईमेल आईडी, अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, देन 1 or 2 लाइन ऑफ करियर ऑब्जेक्टिव दैट व्हाट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड. अगर आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हैं तो एनी 1 or 2 लाइन ऑफ करियर ऑब्जेक्टिव. देन कम्स आपकी एजुकेशन. आपकी एजुकेशन आपको रिवर्स ऑर्डर में लिखनी है. जैसे कि आपने पहले CA क्वालिफाई करा तो इट शुड बी CA, देन BCom, देन 12th एंड देन 10th. फिर आपका वर्क एक्सपीरियंस, तो आपका जो लेटेस्ट वर्क एक्सपीरियंस है वो आपको सबसे ऊपर लिखना है और फिर उसी ऑर्डर में उसको आगे कंटिन्यू करना है. फिर जो आप वर्क एक्सपीरियंस में ये लिखते हैं कि आपने आर्टिकलशिप में क्या काम करा है. तो एक ये मिथ है हम सभी गलती करते हैं कि हम एक रिज्यूमे बनाते हैं, उसको सब जगह ऐसे बांट देते हैं कि हर कंपनी में अप्लाई करा वही रिज्यूमे चले जा रहा है सालों साल. ऐसा नहीं होता है. देयर इज़ नो वन फिट फॉर ऑल. आप जिस भी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी प्रोफाइल के लिए कर रहे हैं, मेक श्योर टू रीड इट्स जॉब डिस्क्रिप्शन परफेक्टली. और वो जॉब डिस्क्रिप्शन में कुछ कीवर्ड्स मेंशन होते हैं, वो कीवर्ड्स आपके रिज्यूम में अगर मेंशन होते हैं तो ही आपका रिज्यूमे सेलेक्ट होता है. क्योंकि अगर कोई कंपनी 800 एम्प्लॉयज़ को हायर कर रही है, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर HR टू गो थ्रू ईच एंड एवरी रिज्यूमे. तो वो मशीन बेसिस पे ही आपका रिजेक्ट हो जाता है अगर आपके में वो कीवर्ड्स नहीं होते हैं तो आप जॉब डिस्क्रिप्शन को बहुत अच्छे से पढ़ें. उसके बाद कुछ आप सॉफ्ट स्किल्स मेंशन कर सकते हैं अपनी, जैसे कि मैंने मेंशन करा था कि आई एम गुड एट ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन एंड आई हैव एबिलिटी टू लर्न फास्टर. एंड वन मोर आई मेंशन दैट येस आई एम फोकस्ड एंड फ्रेंडली. तो आप इस तरह के कुछ वर्ड्स सॉफ्ट स्किल्स क्या डाल सकते हैं रिज्यूमे, आप गूगल कर सकते हैं, ऐड देम इन योर रिज्यूमे, बट मेक श्योर यू नो द एब्सोल्यूट एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स ऑल्सो. ऐसे ही रफली कुछ मत डाल देना, फंस जाओगे वरना अगर उन्होंने पूछ लिया तो. फिर एक सेक्शन हो सकता है आपकी अचीवमेंट्स का. अचीवमेंट्स कुड भी एकेडमिक और नॉन एकेडमिक. तो मेरी सच बहुत ज़्यादा एकेडमिक अचीवमेंट नहीं थी बट नॉन एकेडमिक थी. जैसे कि आई वॉज अ मैनेजमेंट मेंबर एट अ पब्लिक स्पीकिंग क्लब, आई प्रेजेंटेड अ पेपर एट नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर CA स्टूडेंट्स. एंड उसके साथ I mentioned one more. Yeah, I was actively participant in debate competition. I won few debate and poetry competition in school level also और ICI के फेस्ट में भी. तो आप इस तरह की जो भी आपकी एकेडमिक हो सकती है कि आप स्कूल टाइम में टॉपर थे, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपने टॉप करा था, या आपकी इंटर में या फाइनल में कुछ एग्जाम्शंस आएंगे आप उससे हाईलाइट कर सकते हैं. तो इस तरह से आप कुछ अचीवमेंट लिख सकते हैं, बट मेक इट टू रिस्ट्रिक्ट टू 1 पेज ओनली अगर आप फ्रेशर हैं तो. और अगर किसी को 2-3 साल का एक्सपीरियंस है तो दे कैन एक्सटेंड, बट मैक्सिमम अप टू 2 पेजेस. उससे बड़ा रिज्यूमे का टाइम किसी के पास नहीं होता कि कोई पढ़ ले. तो मोस्ट प्रोबेबली इफ़ आई नो कि आप फ्रेशर होंगे अभी, तो प्लीज़ उसे 1 पेज तक ही बनाएं. अब आपको ये होगा कि हमें टेबल्स लिखने हैं या पॉइंटर्स में लिखें. टेबल से नीट दिखता है, पर अगर आपको लग रहा है कि टेबल बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो आप पॉइंटर्स में लिख सकते हैं. कलर कौन से यूज़ करने हैं, ब्लैक और वाइट ही रखना, बट मोस्टली अगर बहुत ज़्यादा आपको कोई कलर डालना है तो आप ब्लू कर सकते हो, हेडिंग कर दी उसकी ब्लू. अब आपको टेम्पलेट कहाँ से मिलेंगे, आप गूगल पे चेक करना, देयर आर n नंबर ऑफ टेम्पलेट्स अवेलेबल. मुझे कैनवा से मिल गया था और बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, पर इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि वो बहुत ज़्यादा कलरफुल होते हैं. सो डोंट चूज़ द कलरफुल वाले रिज्यूमे, कीप इट वेरी सिंपल, ब्लैक वाइट, वो मतलब प्रोफेशनल लगना चाहिए. और इन्फोग्राफिक्स हो तो प्लीज़ वो बहुत ज़्यादा इन्फोग्राफिक्स और कलर्स ये सब कुछ यूज़ मत करना. आई मैंशन ब्लैक एंड वाइट, एंड इफ़ यू वॉन्ट टू ऐड एनी कलर सो दैट शुड बी ब्लू. बस. सो आई होप कि मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ से कवर कर लिए हैं. या आई हैव मोस्टली कवर ऑल द पॉइंट्स. तो बस कीवर्ड्स का ध्यान रखिएगा कि जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन आप पढ़ रहे हैं उसे अच्छे से पढ़िए, उसमें से कीवर्ड्स ढूंढिए,
उन्हें अपने रिज्यूम में ऐड करिए, दिस इंक्रीज योर चांसेस ऑफ सिलेक्शन। तो ये हुई सारी रिज्यूम की बातें। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। नाउ मूविंग टूवर्ड्स कि अभी हम रिज्यूमे हो गया, अब आई इंटरव्यू की बारी। अब इंटरव्यू में 2 चीज़ें देखी जाएंगी, मेरी टेक्निकल स्किल्स और मेरी सॉफ्ट स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स में हमको लगता है कि अगर हमें बिग फोर में जाना है एज अ क्वालिफाइड सीए, तो हमारी आर्टिकलशिप शॉर्ट वहीं से होनी चाहिए, वरना हम तो कंसिडर ही नहीं होंगे। दैट्स नॉट द केस। और दूसरी बात ये कि ऐसा थोड़ी है कि बिग फोर को आपसे कोई जाती दुश्मनी है कि ये ना बिग फोर से नहीं आया, इसको तो हम लेंगे ही नहीं। ऐसा नहीं है। अगर आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, तो मैंने जैसे ऑफ कैंपस एक फॉर्म फिल करा था, जब आई थिंक इट वॉज ऑफ डिलॉयट, या तो ऑफ कैंपस फॉर्म में वहाँ स्पेसिफिकली क्वेश्चन मेंशन था कि आर यू फ्रॉम बिग फोर, कि आपने आर्टिकलशिप करी है यहाँ से, आपको कोई आपने कभी काम करा है, कोई वर्क एक्सपीरियंस है। ऐसा क्यों पूछा जाता है? ऐसा नहीं कि पार्शियलिटी करने के लिए, वो इसलिए पूछा जाता है कि वो जानना चाहते हैं कि आपको उस वर्क एक्सपीरियंस का एक्सपीरियंस है या नहीं, आपको वो प्रोसीजर्स पता है, आप उस सबसे फेमिलियर है या नहीं। अगर आप फेमिलियर हैं तो वो ऑब्वियसली किसी नए इंसान को ये सब चीज़ें सिखाने से ऊपर प्रेफर करेंगे जिसको ऑलरेडी ये सब चीज़ों का पता हो। तो सिर्फ ये बात होती है। अगर आपने बिग फोर से आर्टिकलशिप नहीं भी करी है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। देयर आर एन नंबर ऑफ कोर्सेज अवेलेबल। तो ऐसे ही इस एक कोर्स से मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ, थिंकिंग ब्रिज के कोर्सेज। अब बहुत लोग आएंगे कमेंट सेक्शन में, मैडम तो बिक गई, मैडम को तो पक्का पैसे मिले होंगे ये बोलने के। आप एक बात देखिए, आई एम हेयर टू शेयर अ वर्ड। और मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी है लिंक्डइन पर जिन्होंने पर्सनली वो कोर्सेज लिए हैं, तो मैं जानना चाहती थी कि क्या फ़ायदा हुआ उन्हें उससे। सो दोज कोर्सेज हेल्प देम टू सॉल्व द प्रोजेक्ट्स दे वर गेटिंग इन द बिग फोर। तो उन्हें क्यों इससे हेल्प हुई? ये जो कोर्सेज बनाए हैं ये इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने बनाया। अब आप एक देखिए, एक तो होता है कि किसी ने कोर्स बना दिया बस ऐसे ही कि बहुत सारी उन्हें थियोरेटिकल नॉलेज थी, वो सारी बना दी, आपको सर्टिफिकेट दे दिया, आपने वो सर्टिफिकेट लिया, लगा दिया आपने लिंक्डइन पे कि बस सर्टिफिकेशन कोर्सेज पूरा हो गया हमारा। बट विद द थिंकिंग ब्रिज इट्स नॉट दैट द केस। आपको यहाँ पर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की नॉलेज मिलती है जिन्होंने 8-10 साल उसी डोमेन में काम करा है, उसी कंपनी में काम करा है जहाँ आप जाना चाह रहे हैं। सो दैट ऑब्वियसली मेक्स इट सो रेलिवेंट फॉर यू। और किसी ने अपने 8-10 साल की सारी प्रैक्टिकल नॉलेज, जिन प्रोजेक्ट्स में, जिन एक्सपीरियंस में उन्होंने जो इंडस्ट्रीज़ में काम करा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन को निचोड़ के उन्होंने कोर्स के रूप में आपको दिया है। तो ऑब्वियसली इट मेक्स इट सो वर्थ डूइंग। आप इसको इन कोर्सेज को कर सकते हैं। दैट यू कैन डू इट ऑडिट, ट्रांसफ़र प्राइसिंग, जीएसटी, जिस भी डोमेन में आप जाना चाहते हैं। हम जब अपना करियर शुरू करते हैं तो हमें नहीं पता होता हमें किस डोमेन में जाना है। हम अपने कुछ साल ख़राब करने के बाद हमें लगता है कि अब चेंज कर लूँ क्या, अभी तक मैं ऑडिट कर रही थी अब कुछ और कर लूँ क्या, और फिर स्विच करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपको नहीं लगता जैसे हम एग्ज़ाम लिखने से पहले मॉक टेस्ट लिख के चेक करते हैं कि हमारी प्रिपरेशन सही है नहीं सही है, इस तरह से हम ये कोर्सेज करके ये देख सकते हैं कि हमें किस फील्ड में, किस डोमेन के काम में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, कहाँ हम ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं। उस हिसाब से हम अपना करियर आगे कर सकते हैं। तो पहली चीज़ कि आपको यहाँ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की नॉलेज मिल रही है। सेकंड चीज़ कि आपको यहाँ पर फ्री प्लेसमेंट असिस्टेंस मिल रहा है। थिंकिंग ब्रिज इज प्रोवाइडिंग यू फ्री प्लेसमेंट असिस्टेंस, फ्री करियर गाइडेंस, और आपको अपना डोमेन भी समझ आ जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और ये कोई भी थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है, सारे आपको रियल वर्किंग पेपर्स मिलते हैं कि आप इस पर काम करके खुद से चीज़ें समझें, खुद अपनी एक एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप करें। और एक चीज़ जो मुझे पर्सनली लगी व्हेन आई वाज सिटिंग इन द इंटरव्यू, तो मैंने अपनी आर्टिकलशिप एक स्मॉल फर्म से करी थी। तो मैं इंटर के बाद ही एक ग्रुप कर आ गई थी आर्टिकलशिप करने के लिए। तो मैं जब क्लाइंट प्लेस पे जाती थी, मुझे एक बार इंस्ट्रक्शन दी गई, मैं आई वाज एट अ ऑडिट प्लेस, तो मुझे इंस्ट्रक्शन मिली कि नेहा आज परचेज बिल चेक करने हैं और सिर्फ ना जिस पे 1 लाख से ऊपर की वैल्यू हो सिर्फ वही बिल चेक करना। मैंने अपनी सीनियर से पूछा क्यों? उन्होंने कहा बस मैम ने कहा 1 लाख से ऊपर के। अब मैम ने कहा है वो तो ठीक है, बट आई शुड बी टोल्ड ना कि ये मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट होता है। तो मैंने चीज़ें सारी करी थी अपने आर्टिकलशिप पे, पर मुझे उन चीज़ों के टर्म्स नहीं पता थे। बट ऑन दी अदर हैंड जब मैं अपने इंटरव्यू में बैठी तो मुझसे पूछा गया हाँ जी मटेरियलिटी के बारे में बताइए, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या होती है, आपने कैसे काम करा है। वो तो फिर पढ़ाई करके मैं समझ गई थी थोड़ा, और आई हैड अ कन्वर्सेशन विद लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स हु वर वर्किंग इन द बिग फोर बिफोर माई इंटरव्यू। तो फिर मेरे दिमाग में चीज़ें सेटल डाउन हो चुकी थी। तो इसीलिए हमें जानना ज़रूरी है कि अगर हमने बिग फोर में काम नहीं करा है तो बहुत टर्म्स हमें नहीं पता होती हैं कि वो एग्जैक्ट टर्म्स क्या हैं। इसलिए ये कोर्सेज हेल्प करते हैं कि अगर आपने वहाँ काम नहीं भी करा है तो एटलीस्ट आप रेडी हो जाएं कि आप उनके क्वेश्चन को आंसर कर पाएँ। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट अ कंपनी वांट्स फ्रॉम यू। उनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे यही है कि आपको वो काम दिया जाए तो आप कर पाएँ। तो इसलिए कोर्स करके खुद को स्किल्ड कर लो, रो धो नहीं, और क्रिबिंग बिल्कुल मत करो कि ऐसा नहीं है मैंने तो वहाँ से आर्टिकलशिप करी नहीं, अब तो मेरा कुछ हो नहीं सकता। लॉट ऑफ थिंग्स कैन हैपन। और अपने दिमाग से प्लीज़ ये निकाल दीजिए कि एक तो कोई हम कोर्स क्यों ले, एक तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, ऊपर से हम कोर्सेज़ के पैसे भी भरें। अब
हमें बहुत ज़्यादा ये अब खुद को थोड़ा ग्रूम करने की इस चीज़ में ज़रूरत है कि कोर्सेज़ हमें स्किल्ड करती हैं, एम्प्लॉयबल बनाती हैं। तो अगर आपको कोई कोर्स करके एक जॉब मिल रही है, अच्छा खासा पैकेज मिल रहा है, सो व्हाई नॉट टू इन्वेस्ट इन सच कोर्सेज। ठीक है, तो थोड़ा ब्रॉडर दिमाग से सोचो। आई विल गिव ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गिव इट अ चेक एंड यू कैन यूज़ माई कोड नेहा टू गेट 20% डिस्काउंट ऑन ऑल थिंकिंग ब्रिज कोर्सेज। इट्स अ लिमिटेड टाइम ऑफर, गिव इट अ चेक, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब बढ़ते हैं आगे सॉफ्ट स्किल्स की तरफ। सॉफ्ट स्किल्स में हमें बहुत सारे मिथ होते हैं कि पता है अगर इंटरव्यू ने हमसे 15 क्वेश्चन पूछे ना, मुझे पूरे 15 के आंसर देने हैं वरना तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा नहीं है। अगर आपसे 15 क्वेश्चन पूछे गए, आपको 10 के आंसर आते हैं, तो प्लीज़ बी ऑनेस्ट और उनको बता दीजिए कि मुझे 5 के आंसर नहीं आते हैं। एंड यू कैन से इट लाइक कि राइट नाउ आई डोंट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बट आई विल श्योरली रीड अबाउट इट। इससे आपने पहली चीज़ उनको बताई, कम्युनिकेट करी अपने इस सेंटेंस की आई एम सेल्फ अवेयर कि मुझे नहीं पता है। दूसरा, मैं सेल्फ एक्सेप्टेंस है मुझ में कि मुझे नहीं पता है, मुझे कोई शर्म नहीं है इसमें एक्सेप्टेंस करने में कि मुझे नहीं पता है। और तीसरा, आई एम क्यूरियस टू लर्न, मुझे नहीं पता है पर मैं पढ़ लूँगी इसके बारे में। तो इस तरह की ये चीज़ें बोल के आपको खुद को वही दिखाना है जो आप हैं। डोंट प्रोजेक्ट व्हाट यू आर नॉट, क्योंकि वो आप ज़्यादा टाइम तक फेक नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ बताई मैंने पहले। उसके बाद हमें लगता है कि हमें बहुत अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए, बट इंग्लिश और कम्युनिकेशन सेम चीज़ नहीं होती है। आपको भले ही इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं आती है पर आपको अपना पॉइंट दूसरे के सामने रखना आना चाहिए अच्छे से। सो बी क्लियर व्हाट यू आर टेलिंग। अपनी थॉट्स में आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी आप क्लैरिटी के साथ बोल पाएंगे। आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, आप कॉन्फिडेंट दिखने चाहिए। कॉन्फिडेंट हम तब होते हैं जब हम एक्सेप्ट करते हैं चीज़ें कि ये मुझे आता है, ये नहीं आता, मुझे यहाँ काम करने की ज़रूरत है। तो आप अडेप्टेबल बनिए चीज़ों को लेके, सेल्फ अवेयर रहिए, एक्सेप्ट करिए क्या नहीं आता है, कॉन्फिडेंटली अपनी पर्सनालिटी को ओन करिए और वही प्रोजेक्ट करिए जो आप हैं। मेरी कुछ दिन पहले लिंक्डइन पे किसी बिग फोर रिक्रूटर से बात हुई। सो आई वाज जस्ट क्यूरियस टू नो कि व्हाट आर द थिंग्स दे लुक फॉर इन एनी कैंडिडेट व्हेन दे आर हायरिंग, क्योंकि उनके सामने इतने सारे लोग होते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि हर किसी को हर आंसर पता हो। उन्हें नहीं पता हो तो कोई बात नहीं, जैसे कि मैंने बताया कि उनमें एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि उन्हें नहीं पता है, वो क्यूरियस हो जानने के। और चीज़ें ना आना प्रॉब्लम नहीं होती है, पर चीज़ें समझना भी नहीं चाहते, वो एटीट्यूड कि कुछ सीखना भी नहीं चाहते, खुद से एफर्ट्स भी नहीं डालना चाहते, सब कोई स्पून फीडिंग कर दे हमें, ये वाला एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको नहीं आता तो चलेगा, बता दीजिए कि अभी नहीं आता, पर अडेप्टेबल रहिए और ओपन रहिए नई चीज़ों को सीखने के लिए। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू आउट इन सम और अदर वे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वन, सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय। और जाने से पहले सिर्फ ये कहूँगी कि प्लीज़ स्क्रिप्ट करना छोड़ दो, ऐसा है वैसा है, कोर्स क्यों लेने हैं, पैसे लग जाएंगे, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। एक्सेप्ट अभी क्या नहीं आता और क्या क्या सीखना है, और वो सीखो, सब हो जाएगा। ओके।